Today we are going to do double indicator titration. डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इट इज़ क्लियर वी आर यूजिंग टू इंडिकेटर्स इन दिस टाइट्रेशन. फर्स्ट इंडिकेटर विच वी आर यूजिंग इज़ फेनोफ्थैलिन एंड सेकंड इंडिकेटर विच वी आर यूजिंग इज़ मेथाइल ऑरेंज. दो इंडिकेटर्स टाइट्रेशन में भी यूज़ करना है. करना क्या है इसके अंदर? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट इन द एल्कली मिक्सचर बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट एन इंटरमीडिएट HCl using phenolphthalein and methyl orange as indicators. दो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं. इंटरमीडिएट सोल्यूशन जो यूज़ कर रहे हैं वो HCl है. हमने एक एल्कली मिक्सचर बना लिया है जिसके अंदर NaOH और Na2CO3 को मिक्स करके वो एल्कली मिक्सचर बनाया है. इसके अंदर हमें इस एल्कली मिक्सचर के अंदर दोनों की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है कि NaOH को कितने ग्राम पर लीटर लिया था और सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम पर लीटर लिया था. ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपन लोग. ये काम कर रहे हैं टाइट्रेशन के थ्रू. Now we are going on theory. What is the theory principle behind this titration? Alkalinity in the water. वाटर में जो एल्किनिटी है बेसिसिटी और किसकी वजह से होगी? जब सोल्यूशन के अंदर NaOH और N2CO3 है तो OH की वजह से, कार्बन आयन की वजह से, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से. ये तीनों आयन्स पानी के अंदर वेरियस कॉम्बिनेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर बेसिसिटी या एल्किनिटी होती है. अब हो सकता है कि ओनली OH आयन जो है वो पानी में एल्किनिटी दे रहे हैं, ओनली कार्बन आयन है वो एल्किनिटी दे रहे हैं, या ओनली बाइकार्बन आयन जो एल्किनिटी दे रहे हैं. कई बार ये कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, जैसे OH और कार्बन आयन है ये भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं एल्किनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल. एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बन आयन दोनों साथ में भी हो सकते हैं जो एल्किनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. OH एंड HCO3 कैन नॉट बी रिमेन टुगेदर. ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं. क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर और कार्बन आयन फर्दर बना लेते हैं. इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन में नहीं रहते हैं. अब हमारे पास में जो NaOH है इंटरमीडिएट सोल्यूशन जो है हमने HCl काम में लिया है. ये HCl NaOH के साथ में और N2CO3 के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है जिसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू जब NaOH HCl रिएक्शन करते हैं तो NaCl और H2O बनता है. एंड जब बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl के साथ में तो NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है. ये सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर HCl के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? NaCl और कार्बोनिक एसिड बना लेता है. कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो H2O CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्सिबली चेंज हो जाता है. अब इसके अंदर इनिशियली जब फेनोल्फथालीन यूज़ करते हो तो NaOH और N2CO3 जो है NaOH कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है क्योंकि NaCl and H2O बन गया. बट Na2CO3 जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स हाफ न्यूट्रलाइज्ड होता है. बट जब हम लोग क्या करते हैं मेथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो Na2CO3 जो बाइकार्बोनेट बच गया था वो पूरा न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है. दैट मीन्स जो NaOH है वो तो आपके पास में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है फेनोल्फथालीन से और हाफ जो है वह N2CO3 को न्यूट्रलाइज कर पाता है फेनोल्फथालीन. जबकि अपने पास में मेथाइल ऑरेंज देखें तो वो कंप्लीट Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. दो इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. पहला इंडिकेटर जो यूज़ कर रहे हैं वो फेनोल्फथालीन है विच वर्क्स इन द pH रेंज 8.3 to 10. जब ये बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम के अंदर अलग अलग कलर देता है, जब फेनोल्फथालीन एसिडिक मीडियम के अंदर होता है तो ये कलरलेस हो जाता है. बेंजोनोइड जब इसका स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है. इसी की बनस्पत यदि ये क्विनोइड स्ट्रक्चर में होगा, जब ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर आप डाल लेते हो क्विनोइड स्ट्रक्चर के अंदर होता है और ये क्या कलर देता है? पिंक कलर देता है. फिर हमारे पास में सेकंड इंडिकेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं मेथाइल ऑरेंज है. मेथाइल ऑरेंज इज़ ऑल्सो एजोडाई है ये. इसके अंदर अपने पास में जब ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर बेसिक मीडियम में होता है तो ये येलो ऑरेंज कलर देता है. और जब इसको हम टाइट्रेट करते हैं तो धीरे धीरे एसिडिक मीडियम जैसे बढ़ने लगता है तो ये एंड पॉइंट पे चेरी रेड कलर देने लगता है. तो इस तरह से हमारे पास में दोनों इंडिकेटर जो हैं वो अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम के अंदर अलग अलग कलर देते हैं. यदि हमारे पास में फेनोल्फथालीन देखें तो NaOH को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करता है और Na2CO3 को हाफ न्यूट्रलाइज करता है. मेथाइल ऑरेंज जो है NaOH और N2CO3 कंप्लीट न्यूट्रलाइज करता है. यदि हमारे पास में M-P कर देंगे आप तो हाफ N2CO3 आ जाएगा. Na2CO3 का जो वॉल्यूम यूज़ आएगा वो M और P के रेशियो में अपन देखें 2M-P हो जाएगा और NaOH को यदि अपन निकालना चाहें तो 2P-M होगा. इस तरह से ये दोनों जो फार्मूलाज हैं बेटा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैलकुलेशंस के अंदर काम आने वाला है. तो हम लोगों को इनको ध्यान रखना है.
Now we are following the procedure of this titration. The reagents which we are using is HCl, which is an intermediate, and the second is for standardization of HCl we are using Na2CO3 N/20, and third alkaline mixture है जिसके अंदर आपके पास में NaOH N2CO3 दोनों दिया हुआ है, जिसके अंदर हम दोनों की स्ट्रेंथ निकालने का काम करेंगे. दो इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट इज द phenolphthalein एंड सेकेंड इज द methyl orange. फर्स्ट वी हैव टू वॉश द ब्यूरेट को वॉश करेंगे. वॉश बॉटल से पानी लेके हम लोग आफ्टर वॉशिंग इसके अंदर हल्का सा HCl डालेंगे. HCl डाल के इसको वॉश करने के बाद में इसको ब्यूरेट को कंप्लीट फिल कर देंगे हम HCl से. ये HCl से इसके मार्क तक जो दिया हुआ है वहाँ तक हम लोग इसको फिल कर देंगे. नाउ दिस इज़ द ब्यूरेट इज़ फिल्ड विद HCl. हमने मार्क तक HCl भर दिया है. अब इसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए N/20 Na2CO3 काम में ले रहे हैं. 10 ml पिपेट आउट करके इसको हम कॉनिकल में लेंगे. ये हमने कॉनिकल में डाला. अभी हमने जो यूज़ किया हुआ है N2CO3 यूज़ किया है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा इंडिकेटर काम में आएगा? जो pH रेंज जो है वो 3.1 to 4.4 के बीच में काम आता है, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज. अभी हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की 2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं. इससे सोल्यूशन क्या हो गया है? येलो ऑरेंज हो गया है. नाउ इसको हम टाइट्रेट करेंगे HCl के साथ में. HCl के साथ जब टाइट्रेट करोगे तो एंड पॉइंट पे जो है वो चेरी रेड कलर आएगा. नाउ द टाइट्रेशन इज़ गोइंग ऑन. यहाँ पर हमारे पास में चेरी रेड कलर आएगा एंड पॉइंट के ऊपर. स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं. सेम प्रोसीजर वी विल रिपीट फॉर द 3 टाइम. लुक, दिस इज़ द चेरी रेड कलर. चेरी रेड कलर सर 2 ड्रॉप और डालें. चेरी रेड नहीं ऑरेंज हुआ ही है. 1-2 ड्रॉप और डाल दो आप. नो नहीं, और डालें आप. बस. ना लुक, नहीं और डालना पड़ेगा सर. 1-2 ड्रॉप और डालो. नाउ दिस becomes cherry red. Look, this is a cherry red color, which is the end point. You have to repeat the same procedure 3 times with the Na2CO3. Now after repeating titration 3 times, हमने 10 ml लिया है. यहाँ पर 10 ml लेने के बाद में जब टाइट्रेशन किया तो हमारे पास में कॉन्फिडेंट रीडिंग आ जाएगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग N1V1 इक्वल्स टू N2V2. N1V1 हमने ले लिया है HCl के लिए. N2V2 हमने किसके लिए ले लिया है बेटा? N/20 Na2CO3 के लिए. N1 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ HCl विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ HCl. जो भी कॉन्फिडेंट रीडिंग आई है वो आपकी आ जाएगी. N2 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ Na2CO3 विच इज़ रिटन ऑन योर बॉटल N/20. हमने N/20 लिया था तो N/20 लिख दिया. एंड V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ Na2CO3. Na2CO3 का वॉल्यूम आपने कितना पीपेट आउट किया? आपने 10 ml किया है तो यू हैव टू यूज़ 10 ml हियर. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट, पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N1. N1 क्या है? N1 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ HCl. बिकॉज यू आर डूइंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl, तो N1 की नॉर्मलिटी हमने निकाल ली. तो जो भी नॉर्मलिटी आती है उसे नोट कर लें. Now we are doing analysis of alkali mixture. ब्यूरेट को हमने रीफ़िल कर दिया है. HCl को फुल 50 ml तक हमने ब्यूरेट के अंदर फिल कर दिया है. नाउ वी आर टेकिंग एल्कली मिक्सचर. पिपेट आउट कर रहे हैं. इसका 10 ml लेके इसको कॉनिकल में डालेंगे. कॉनिकल में डालने के बाद में इसके अंदर सबसे पहले इंडिकेटर कौन सा डालेंगे? मीडियम कौन सा है? ज़्यादा बेसिक है. तो ज़्यादा pH पे जो काम करता है वो इंडिकेटर कौन है? फिनोल्फ्थेलिन है. तो इसके अंदर अभी हम कौन सा इंडिकेटर डालेंगे? कि 10 ml हमने डाल दिया. अभी हम फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर जो इसमें डाल रहे हैं. जैसे ही डालेंगे तो देखिए पिंक कलर आ गया, राइट. ये पिंक कलर क्यों आया? क्योंकि एल्केलाइन मीडियम के अंदर फिनोल्फ्थेलिन जो है पिंक कलर देता है. इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं. किसके साथ में? इसको टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के साथ में. जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होएगा वैसे वैसे कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा. सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा. तो वी आर डूइंग द कलरलेस, द सोल्यूशन कलरलेस जैसे ही होगा तो इसको रोक देंगे हम. लो क्या ये कलरलेस हो गया है. वी आर स्टॉपिंग टाइट्रेशन. हमने ये टाइट्रेशन को रोक दिया. हमारे पास में कलरलेस हो गया. रीडिंग को यदि आप देखें तो रीडिंग जो है वो अप्रोक्सीमेशन कहाँ पर आ रही है? रीडिंग जो है वो कहाँ पे आ रही है? 1 सेकेंड. रीडिंग जो है वो 6.5 6.8 के आसपास आ रही है, राइट. तो ये रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे.
दिस इज़ अ फिनोल्फ्थालीन रीडिंग, पी रीडिंग. ओके, नाउ सेम सोल्यूशन के अंदर, अभी सेम सोल्यूशन जो कलर डे सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने क्या डाला, इसमें हमने मिथाइल ऑरेंज डाला. अब ये मिथाइल ऑरेंज डालते क्या हो गया, येलो ऑरेंज हो गया. जब ये येलो ऑरेंज हो गया तो ये जो 6 रीडिंग आई थी उसी के आगे रीफिल नहीं करना है, इसी के आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, चेरी रेड करने का काम करेंगे. राइट, अब ये हमारे पास में जैसे ही चेरी रेड हो जाता है हम रिएक्शन को स्टॉप कर दें. लुक, दिस इज़ द कलर विच इज़ कम एट द एंड पॉइंट, चेरी रेड कलर. राइट, और अभी जो रीडिंग आई है वो कितनी रीडिंग आई है हमारे पास में, लुक ऑन द, ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेशन कितनी आ गई है, ये 10.2 या 3 के आसपास आ रही है. राइट, तो हम जो भी रीडिंग आती है उसे नोट कर लेंगे. क्लियर, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये एम रीडिंग है, सेकेंड वाली जो एम रीडिंग है, पहले वाली पी रीडिंग थी. ठीक है, इस तरह से हमें 3 रीडिंग लेनी है और हर बार रीडिंग लेते समय हमें ब्यूरेट को क्या करना पड़ेगा बेटा, रीफिल करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज कि कौन सी पी रीडिंग है कौन सी एम रीडिंग है. हम जब एम और पी दोनों रीडिंग ले लेते हैं उसके बाद ही ब्यूरेट को फर्दर क्या करेंगे, रीफिल करके सेकेंड रीडिंग लेने का काम करेंगे. इस तरह से हमारे पास में 3 रीडिंग जो है पी की और 3 रीडिंग जो है वह एम की आ जाएगी. क्लियर. नाउ अपन ने पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl कर लिया था. अब हमारे पास में जब एल्कली मिक्सचर के अंदर पी और एम रीडिंग आ गई है तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे. यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलम सीरियल नंबर का बनाते हैं, देन फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ पिपेट आउट सोल्यूशन. पिपेट आउट क्या था, एल्कली मिक्सचर कितना किया, 10 ml, तो 10 ml हमने लिख लिया. अब यहाँ पे एक कॉलम जो है वो आप इनिशियल रीडिंग का बना ले में, जो हमारे पास में हम ब्यूरेट के अंदर 0 रीडिंग से स्टार्ट करते हैं. तो 0 से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास में पी रीडिंग आई. जब हमारे पास में पी रीडिंग कब आती है, जब वो कलरलेस हो जाता है, पिंक कलर जो है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो रीडिंग नोट कर लेंगे. फिर हमारे पास में सेकेंड रीडिंग कौन सी आएगी, जब मिथाइल ऑरेंज डाल के सेम सोल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालने पर ऑरेंज येलो कलर जो है वो चेरी रेड हो जाता है, वो रीडिंग नोट कर लेंगे. इस तरह से हमने क्या कर दी, 3 रीडिंग ले ली. जब ये 3 रीडिंग ले लोगे तो हमारे पास में इन 3 में से 2 रीडिंग जो है फर्स्ट थर्ड हो जाए, सेकेंड थर्ड हो जाए, या तीनों भी हो सकती है. 3 रीडिंग में से 2 रीडिंग जो है वो जनरली सेम आ जाती है, तो वो जो रीडिंग होती है वो पी रीडिंग होती है, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग. इसी तरह से एम की भी वो कॉन्कोर्डेंट रीडिंग होगी. इससे पी और एम की रीडिंग जब हमारे पास में आ जाएगी तो ये जो फार्मूला था हमारा पी इक्वल्स टू NaOH प्लस हाफ Na2CO3, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaOH और Na2CO3 की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे. इसके लिए फार्मूला हमने दिया था, Na2CO3 जब भी निकालना है 2m-p करोगे आप, और जब आपके पास में NaOH निकालना है तो 2p-m करेंगे. इसको कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे, रीडिंग निकाल लेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेशंस करनी है. ये रीडिंग कहाँ पर काम आएगी, ये काम आएगी वॉल्यूम जो HCl के अगेंस्ट Na2CO3 का काम में आना है वहाँ पर आएगी, और NaOH के लिए ये वाली वैल्यू काम आएगी. नाउ वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर NaOH. NaOH की स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी निकालने के लिए कैलकुलेशंस करते हैं. लो ऑफ इक्विवेलेंस है N3V3 इक्वल्स टू N4V4. N3V3 जो है हम HCl के लिए मान लेते हैं, N4V4 जो है हम एल्कली मिक्सचर जिसके अंदर NaOH के बारे में कैलकुलेशंस करें तो NaOH के लिए मान लेते हैं. अब हमारे पास में यहाँ पे N3 कौन है, N3 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ HCl. ये किसके बराबर है, ये जो पहले आपने निकाली थी ना, ये वाली कैलकुलेशंस की थी जिसमें N1 निकाला था. HCl तो सेम ही हमारे पास में, तो जो N1 निकाला था वही वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करनी है, N3 की जगह पुट कर देनी है. और V3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ HCl. वॉल्यूम ऑफ HCl अगेंस्ट NaOH, NaOH के लिए 2p-m करके जो भी वैल्यू आती है वो हमें यहाँ पे पुट कर लेनी है. N4 नॉर्मलिटी ऑफ एल्कली मिक्सचर विद रेस्पेक्ट टू NaOH विच यू आर फाइंडिंग, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग निकाल रहे हैं. V4 इज द वॉल्यूम ऑफ एल्कली मिक्सचर, 10 ml लिया है तो 10 ml की वैल्यू रख के आप सारी वैल्यू पुट अप करके N4 निकाल देंगे. N4 इज द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH. NaOH की नॉर्मलिटी आ जाएगी, बट नॉर्मलिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए. तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH. तो N4 जो भी आया वो वैल्यू रख दिया हमने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH 40 था, 40 से इसको मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH कितनी आ गई, 0.49 ग्राम्स पर लीटर. आपकी जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, ग्राम पर लीटर के अंदर NaOH आपने कितने गोल के एल्कली मिक्सचर बनाया था इसका अमाउंट आ जाता है.
नाउ वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर सोडियम कार्बोनेट इन एल्कली मिक्सचर। इसके लिए चाहें तो N5 N6 ले लें मैं, और चाहें तो डैश लगा लें मैं। N3V3 = N4V4 मैंने डैश लगा दिया आपकी बारी। N3V3 जो है मैंने HCl के लिए ले लिया है। N4V4 मैंने एल्कली मिक्सचर के अंदर Na2CO3 के विद रेस्पेक्ट ले लिया है। अब N3 डैश जो है वो कौन है, नॉर्मेटिव ऑफ HCl है जो N1 के बराबर है, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वो वैल्यू रख देंगे। V3 डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ HCl अगेंस्ट Na2CO3। वो क्या था हमारे पास में, Na2CO3 के अगेंस्ट 2p - m। जो भी m की और p की वैल्यू आई है उनको माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो Na2CO3 का वॉल्यूम, मतलब Na2CO3 के अगेंस्ट HCl का क्या वॉल्यूम काम में आया वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट अप कर देंगे। नाउ N4 डैश दैट इज अ नॉर्मेटिव ऑफ Na2CO3 इन एल्कली मिक्सचर विच वी आर फाइंडिंग, ये क्वेश्चन मार्क है। N4 डैश जो है दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ एल्कली मिक्सचर, कितना पीपेट आउट किया था हमने, 10 ml किया था। यू हैव टू पुट द वैल्यू 10 ml here. Now after putting all the 4 values you will get the N4 dash. N4 dash is the normality of Na2CO3 which you are finding. अभी नॉर्मलिटी नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है बेटा, हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 के लिए अगेन फार्मूला नॉर्मलिटी ऑफ Na2CO3 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मोलार मास कितना होता है, 106 होता है, बट इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 53 होता है, डिवाइड बाय 2 हो जाता है इसलिए। तो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट जब भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास में Na2CO3 की, कि कितने ग्राम पर लीटर के अंदर घोल के हमने एल्कली मिक्सचर बनाया था। थैंक यू।